नमस्कार दोस्तों, हरितोष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डीएसएसपी के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसी में पीटीआई का जो एग्ज़ाम रह गया था उसे मैं आगे बढ़ाता हूं। तो चलिए आज देखते हैं पीटीआई एग्ज़ाम 2017। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता 65.46 थी। 2018-19 बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 3.5% था। तो अब उसने पूछा है कि इनमें से सत्य कौन से हैं, सही उत्तर कौन से हैं, वो हमें बताना है। तो जैसा कि हमें इनसे आइडिया लेना है कि क्या क्या प्रश्न डीएसएसबी आने वाले एग्जामों में पूछ सकता है, उसका क्वेश्चन बैंक क्या क्या है। तो अगर आप पिछले प्रश्नों को भी देखेंगे तो जनसंख्या, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। तो सबसे पहला मैं आपका ये क्लियर कर देता हूँ कि 1951 के दौरान, यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहली जनगणना हुई 1951 में, तो एक तो प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई वो कब हुई? 1951 में हुई। 1951 में जब जनगणना हुई तो उस टाइम पे साक्षरता दर थी 18%। वर्तमान जो जनगणना है 2011 की, उसमें साक्षरता दर है 75.6%। तो एक तो हमारा प्रश्न ये बन गया, दोनों कंपैरिजन आप करके देख लीजिए। 1951 में जनगणना में साक्षरता दर थी 18%, वर्तमान में साक्षरता दर है हमारी 75.6%। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर इन्होंने लिखा है 65.46। ये एक्चुअल में 65.9% है, तो हम 65.46 को भी सही मान के चल सकते हैं। तो हमारा दूसरा और पहला ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाता 1 और 2। उपरोक्त सभी भी हो सकता है, पर क्योंकि ये 2018-19 के बजट के बारे में इन्होंने पूछा है तो अब 18-19 के बजट का कोई रेलिवेंस नहीं है, तो तीसरे फैक्ट को हमें चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्योंकि ये देख रहे हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न डीएसएसबी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में, हमें इन क्वेश्चन के सही उत्तर पता हो या ना हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें चेक करनी है। तो ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये फिर पूछा जा सकता है 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी या नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता 65.46 थी, ये 65.9% थी, तो 65.46 को हम सही मान के चलेंगे। अब हम 18-19 के बजट की बजाय 20-21 के बजट की बात करेंगे। 2020-21 में शिक्षा का जो बजट है वो 99,312 करोड़ निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो अब इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जनगणना की बात आई है तो सबसे पहली जनगणना हमारी हुई थी 1881 में, पहली स्थायी जनगणना हुई थी 1881 में। उससे पहले अस्थायी तौर पर ट्रायल बेस पर 1872 में पहली जनगणना हुई थी। तो हमारे दो प्रश्न यहाँ पे बन के आते हैं। पहली अस्थायी जनगणना 1872 में हुई थी, पहली स्थायी जनगणना 1881 में हुई थी। उसी क्रम में अगर हम बढ़ेंगे तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 2011 में जो जनगणना हुई वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं। और 2021 में जो शेड्यूल्ड है जनगणना जो होनी है वो कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी। 1881 में जो जनगणना हुई उस टाइम पे हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन उस टाइम पे हमारे वायसराय थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 1951 में स्वतंत्रता के टाइम पे जो पहली जनगणना हुई उसमें साक्षरता दर हमारी 18% थी, अब हमारी साक्षरता दर 75.6% है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे जीवन प्रत्याशा कितनी थी, यानी औसत तौर पर जो लोग जीते थे हमारे देश में उनकी आयु जो होती थी वो कितनी थी? 32 वर्ष। यानी एवरेज तौर पर 32 वर्ष तक की उम्र के लोग जीते थे, यानी कोई ज़्यादा कोई कम। तो बहुत कम थी जीवन प्रत्याशा। आज जो हमारी जीवन प्रत्याशा है वो 66 वर्ष है, और अगर इसकी कोई अपडेशन होगी तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो प्रश्न क्या क्या बनते हैं हमारे, ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये देखिए 1881 में पहली जनगणना हुई, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। 1851 के समय साक्षरता दर कितनी थी? 18% थी। उस टाइम पे जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 32 वर्ष थी। अब जीवन प्रत्याशा कितनी है? 66 वर्ष है।
अब साक्षरता दर कितनी है? 75.6 है। पहली जनगणना 1881 में हुई थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना हमारे देश में होती है। कोरोना के कारण 2021 वाली थोड़ा सा लेट हो गई है। महिला साक्षरता 2011 की जनगणना में 65.9% थी। 2020-21 के बजट में शिक्षा का जो बजट है वो 99,312 करोड़ है और ये 99,312 करोड़ कुल बजट का 3.26% रखा गया है। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैं आपको पीटीआई का एग्जाम करवा रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक लेक्चर मैं पहले दे चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो मार्केट में धन को बढ़ाने के लिए यानी पैसा ज़्यादा आए इसके लिए कुछ मेजर्स अपनाता है, कुछ चीज़ों को लागू करता है। तो उनमें से कौन कौन सी ये हैं और कौन सी एक नहीं है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। धन आपूर्ति का मतलब है कि बाजार में धन उपलब्ध करवाना। तो आरबीआई किन किन तरीकों से बाजार में धन उपलब्ध करवाता है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है जिस रेट पर आरबीआई छोटे बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है तो वो होता है बैंक रेट। अगर आरबीआई छोटे बैंकों को कम ऋण देगा तो बैंक लोगों को कम ऋण दे पाएंगे और इससे जो धन है वो कम हो जाएगा। अगर आरबीआई बैंकों को ज़्यादा ऋण देगा, रेट ज़्यादा रखेगा, रेट कम रखेगा, तो जो साख है यानी कि जो पैसा है वो ज़्यादा जाएगा मार्केट में और उसके कारण से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। दूसरा है हमारा रेपो दर। रेपो दर भी लगभग यही चीज़ होती है। तो बैंक दर, रेपो दर और खुले बाजार की क्रियाएं, यानी कुछ बॉन्ड वगैरह होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं जिनको बैंक बेचता है, जिनका ऑक्शन करता है और उस तरह से वो पैसा लोगों से अपने पास लेता है। ठीक है, आरबीआई अपने सरकारी कुछ चीज़ों की नीलामी करता है, कुछ बॉन्ड वगैरह की, और उससे लोगों का पैसा अपने पास लेता है। तो इस तरह से बैंक के धन का नियंत्रण करता है आरबीआई इन तीनों ही तरीकों से। ये तीनों ही जो तरीके हैं, बैंक दर, रेपो दर और खुले बाजार की क्रियाएं, इसके द्वारा आरबीआई बाजार में धन उपलब्ध करवाता है। मार्जिन आवश्यकता के द्वारा मात्रात्मक उपकरण नहीं है ये और इससे धन आपूर्ति नहीं रुकती है। ठीक है, तो हमारे तीनों ही ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहां से इस प्रश्न से आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको आरबीआई से संबंधित जो प्रश्न है और ये बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, वैसे तो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं और इनके बारे में आपको जानकारी अवश्य ही हासिल करनी चाहिए। और इसके लिए आप हमारी हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे हम आपके लिए मैथ और इंग्लिश के सॉल्यूशंस भी प्रीवियस पेपर के ला रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम यानी कि लाल दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या है? प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं, उन गुणों में से 4 गुण इसने यहाँ दिए हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, उत्कीर्णन। तो उत्कीर्णन तो इसने वैसे ही दे रखा है, मेनली 3 ये गुण इसने दिए हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जब सूर्य उदय होता है उससे थोड़ा सा पहले और जब अस्त होता है उस अस्त होने के थोड़ा सा बाद ये रक्त दिखाई देता है, यानी बिल्कुल जब अस्त और उदय वाली सिचुएशन होती है उस टाइम पे लाल हो जाता है सूरज। तो वो क्यों होता है, कौन सी घटना के कारण होता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, रंग से संबंधित कोई भी जो घटना होती है, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, सुबह और शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सारी की सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। इसको आप याद रखिएगा। रंग से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का रंगों में, प्रकाश के रंगों का बिखर जाना। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था।
विबग्योर में वायलेट रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है और रेड रंग सबसे कम बिखरता है। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा बिखरेगा यानी वायलेट। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे कम बिखरेगा यानी कि रेड रंग। तो वायलेट सबसे ज़्यादा बिखरेगा, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है, जिसको हम बैंगनी रंग भी कह सकते हैं। और जो सुबह और शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि क्षितिज की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बीच में धूलकण वगैरह होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन, सिर्फ लाल ही रंग रह जाता है, बाकी सारे रंग तो दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। तो सूर्य का लाल दिखाई देना किसका कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी कि रंगों से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वो क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन से ही संबंधित होगा। 95% चांस हैं। सिर्फ एक वर्ण विक्षेपण जो है कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है प्रिज्म से जब निकलता है, तो वो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है। बाकी रंगों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन ही माना जाता है। प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा बैंगनी या फिर नीले रंग का होता है। तो ये तीनों पॉइंट थे हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित। इसी कारण से खतरे के जो निशान हैं वो भी लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग दूर तक सफ़र कर सकता है बिना बिखरे, ठीक है, ताकि दूर तक वाला व्यक्ति भी लाल रंग को देख सके। इसीलिए खतरे के निशान लाल होते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश से संबंधित क्या क्या बातें इसने पूछी हैं, इनमें से असत्य कथन हमें चुनना है। इसने पूछा है प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखता है। एक्चुअल में ये दोनों ही जो कारण हैं ये अपवर्तन के ही होते हैं, ठीक है। तो ये यानी सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना, ये दोनों ही चीज़ें किसके कारण होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। तो इसमें परावर्तन का लेना देना नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, हल्की सी उसकी आभा, और सूर्यास्त के बाद तक वो दिखाई देता है। ये दोनों ही चीज़ें किसके कारण होती हैं? अपवर्तन के कारण होती हैं। तो ये हमारा पॉइंट गलत हो जाता है। इसमें ये परावर्तन की जगह क्या होना चाहिए था? अपवर्तन होना चाहिए था। सूर्य का पहले और बाद तक दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है मृग मरीचिका। रेगिस्तान में जो जैसे गर्मी के कारण झिलमिलाहट से दिखाई देती है ना, मृग मरीचिका दिखाई देती है, तो वो जो किसके कारण दिखाई देती है? कहीं पे कुछ भी दिखाई दे जाता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका, हीरे की चमक और प्रकाशिक तंतु ये काम करते हैं। ये मैंने 2-3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या काम होता है? मरीचिका का दिखाई देना, हीरे का चमकना और प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो हैं कौन से प्रकाश के गुण के कारण काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। सूर्य का अस्त होने के बाद दिखाई देना व उगने से पहले दिखाई देना, ये सूर्य के कौन से गुण के कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। और जो इससे पहला प्रश्न था रंगों से संबंधित जो था वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसके बाद ये गलत होने के बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा शोर नहीं कहा जा सकता है, तो इससे संबंधित एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंद्रधनुष का जो आँख के साथ कोण है वो 40 से 42 डिग्री तक का कोण बनाता है, क्योंकि इंद्रधनुष जो होता है उसमें 7 रंग आते हैं और सबसे निचला जो रंग होता है वो बैंगनी होता है और सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो रेड होता है। तो बैंगनी रंग के साथ आँख का जो कोण है वो 40 डिग्री का होता है और रेड रंग के साथ 42 डिग्री का होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंद्रधनुष के बारे में मैंने आपको दे दी है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में विचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि जो है
किस में विचरण नहीं कर सकते हैं? इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, वायु में रखे तांबे के तार में, वायु में रखी चांदी की पट्टी में, जल में रखे कांच के परिजन में, या फिर एक निर्वात। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में यानी वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती है। वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ, ध्वनि के को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। या तो वो किसी गैस के साथ चलेगी, या फिर किसी द्रव के साथ चलेगी, या फिर ठोस में चलेगी। सबसे तेज ध्वनि चलती है ठोस में, और सबसे कम चलती है गैसों के साथ यानी हवा के साथ। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद के जो प्रश्नस हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और यूट्यूब पर भी मैं थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कोशिश करूँगा कि डेली हो सकेगा तो डेली ये प्रश्न मैं पुराने पेपरों के डीएसएसबी के आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, मैथ और इंग्लिश से संबंधित ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट। वहाँ पे जल्दी ही हम मैथ और इंग्लिश के ऐसे वीडियोस डालने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।